नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी व्याकरण पर। आज की क्लास में हम उपसर्ग के बारे में समझेंगे। उपसर्ग, उसके प्रकार, उसकी परिभाषा और मूल उपसर्ग में मैंने यहाँ पर वो उपसर्ग लिए हैं जो आपके अधिकांश पेपर में आए हैं। मेरे पास कुछ पेपर आपके रखे हुए हैं, उन्हीं पेपर को मैंने यहाँ पर लिया, जैसे नेट के, बीएड का और टीचर वगैरह के, इनके रेलवे के पेपर जो हैं उन्हीं में पेपर में जो जो उपसर्ग आए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिया है। तो आइए देखते हैं अपन उपसर्ग को। शब्दों के वे अंश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। इसको परिभाषा को थोड़ा सा समझ लें। शब्दों के वे अंश यानी शब्दांश जो शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है। किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर, प्रारंभ में नहीं, पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसका कोई तीसरा अर्थ ला देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे उदाहरण है परिभ्रमण, ठीक है। ये एक शब्द है, इसको आपका प्रश्न आ सकता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, या इसका विच्छेद कीजिए, इसमें उपसर्ग अलग कीजिए, मूल शब्द अलग कीजिए। तो इसका अर्थ होगा, इसमें अपन देखेंगे परि, ये इसका उपसर्ग है, भ्रमण ये मूल शब्द है। दोनों का अर्थ अलग होता है। परि का मतलब चारों ओर, भ्रमण का मतलब घूमना, और इन दोनों को मिला देंगे तो ये तीसरा अर्थ निकलेगा चारों ओर घूमना, ठीक है। तो इस प्रकार के ये और भी उदाहरण, जैसे एक और मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। हार, हार अगर इसमें अपन वी लगाएंगे तो बन जाएगा विहार। हार का मतलब होता है पराजय और वी का मतलब होता है ना, रहित। दोनों का अर्थ अलग है, लेकिन अगर अपन दोनों को मिला देंगे तो विहार शब्द बन जाएगा, और विहार का मतलब होता है घूमना, ठीक है। इसी प्रकार से हार शब्द में अगर अपन कौन सा नि उपसर्ग लगा देंगे तो निहार का अलग शब्द, अलग अर्थ बन जाएगा, है ना। ऐसे अर्थ जोड़ने पर अलग अलग अर्थ बन जाते हैं। जैसे हार शब्द में अगर अपन एक और वी लगा दें तो विहार हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये बता चुका हूँ। और अगर इसका मतलब क्या होता है? विनाश। अगर ऐसे अपन नाश शब्द लें और नाश में अगर वी उपसर्ग लगा दे तो क्या बन जाएगा? विनाश बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग प्रारंभ में लगा के शब्दों के अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। तो आइए अपन देखते हैं उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग के प्रकार मैं आपको यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ। उपसर्ग पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, यानी जो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं वैसे उपसर्ग कितने? 22 होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 22 इनकी संख्या है। आइए देखते हैं 22 कौन कौन से। मैंने पूरे 22 यहाँ पर नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिया है। कौन कौन से? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, अधि, अति, उप, निर, परि आदि, ठीक है। यह संस्कृत के उपसर्ग हैं। इन्हें कैसे याद करें? इनको अपन शॉर्ट में याद कर सकते हैं, जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, अधि, अति, उप, निर, परि आदि। इनका प्रयोग अपन करना नीचे देखेंगे। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, इनको ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे पूरे 22 उपसर्ग नहीं लिए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैंने आपको पूरे 22 उपसर्ग दूँ या पूरे उपसर्ग आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको पूरे उपसर्ग उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा उपसर्ग है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग 13 होते हैं। कितने होते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा है हिंदी के उपसर्ग 13 होते हैं। मैंने यहाँ पे भी 13 पूरे उपसर्ग नहीं लिए, लेकिन जो मूल उपसर्ग होते हैं जो अधिकांश आपसे पूछ लिए जाते हैं उन्हीं उपसर्गों को मैंने यहाँ पे लिया है। जैसे अ, अन, दु, नी, भर, पर, बिन, अद, सु, का, उन आदि। ये उपसर्ग होते हैं हिंदी के। इन उपसर्गों को मैंने यहाँ पे लिया। इनको याद कैसे करें? जैसे अ, अन, दु, नी, भर, पर, बिन, अद, सु, का, उन। इस प्रकार से इन्हें अगर अपन 2-2, 3-3 करके याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। हिंदी के 13 उपसर्ग, इनका प्रयोग करना अपन अभी देखेंगे। अगला है तीसरा उपसर्ग है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग होते हैं 19। कितने उपसर्ग होते हैं? 19। उर्दू के अपन कहें, उर्दू, अरबी, फारसी, इनकी संख्या होती है 19 उपसर्ग होते हैं। मैंने यहाँ पर उन्हीं उपसर्गों को लिया है जो आपके अधिकांश पूछ लिए जाते हैं। अधिकांश जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन उपसर्गों को मैंने यहाँ पर लिया है। आइए अपन देखते हैं इनका प्रयोग। जैसे कम, खुश, बद, ला, सर, अम आदि। ये कुछ उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग अधिकांश किया जाता है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ शब्दों की, उनमें आपको देखना है कि इनमें कौन सा उपसर्ग है। ये हिंदी के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं या उर्दू के उपसर्ग हैं। तो अपन कुछ शब्दों को देखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे पहला शब्द है अत्यधिक। इसमें अगर अपन उपसर्ग देखें तो इसका पहले संधि करना पड़ेगा, अपने को तोड़ना पड़ेगा, मूल शब्द अलग निकालना पड़ेगा। तो पहला शब्द कौन सा आएगा? अति। कौन सा आएगा? तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो गया? अति इसका उपसर्ग है। अति कौन सी भाषा का उपसर्ग है? बताओ जल्दी से। मैंने आपको अभी बताया था अति है संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, ठीक है। तो और मूल शब्द लगा है अधिक, ठीक है। दूसरा शब्द है अनुशासन। दूसरा शब्द कौन सा है? अनुशासन। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, उपसर्ग आगे लगते हैं तो आप पहचान लो। उपसर्ग कौन सा है? अनु। अनु कौन सा है? अनु उपसर्ग है और शासन है मूल शब्द, ठीक है। अनु प्लस शासन, तो ये इसका मूल शब्द होगा और दोनों में अर्थ बदल जाएगा। ये भी संस्कृत का उपसर्ग है। तीसरा उपसर्ग है अधिकार। कौन सा है? तीसरा है अधिकार।
अधिकार उपसर्ग है, ठीक है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगेगा पहले आगे बताइए। अधिकार एक शब्द, इसमें उपसर्ग लगेगा कौन सा? अधि। अधि का मतलब ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है। तो ये भी संस्कृत का उपसर्ग है ना। अब इसमें मूल शब्द था कार। अगला है परलोक, इसमें उपसर्ग कौन सा है? पर, और मूल शब्द कौन सा है? लोक। उपसर्ग है पर और मूल शब्द है लोक। पर, अच्छा अब ये बताइए ये पर कौन सा उपसर्ग है? हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू का, कौन सा उपसर्ग है बताइए जल्दी से। तो पर है हिंदी का उपसर्ग, इसका मतलब होता है दूसरा या दूसरे लोक का, ठीक है। अपन और देखते हैं, और शब्द मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। एक और शब्द है अनमोल, ठीक है। अनमोल, इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग है अन, ठीक है, और मूल शब्द है मोल। ये इसमें मूल शब्द है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। अन है, अन जो है ये कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत का, हिंदी का, ये है हिंदी का उपसर्ग है, ठीक है। और मोल मूल शब्द है। एक और शब्द है कमजोर, कौन सा शब्द है? कमजोर, इसमें उपसर्ग लगेगा कम। कम है उर्दू का उपसर्ग है, जोर है मूल शब्द, ठीक है। अगला शब्द है दरअसल। दरअसल, तो इसमें जो इस उपसर्ग कौन सा है? इसमें दर है, ये उपसर्ग है, और ये मूल शब्द काय का? ये उपसर्ग काय का है? उपसर्ग है उर्दू का। और असल, ये क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। अगला शब्द अपन देखें बिन बादल, ठीक है। तो इसमें बिन बादल, तो इसमें जो उपसर्ग है वो है बिन। बिन कौन सा उपसर्ग है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू। बिन है हिंदी का उपसर्ग और बादल है मूल शब्द, ठीक है। अगला शब्द अपन देखते हैं अटल, कौन सा शब्द है? अगला शब्द है अपना अटल। अटल अपन देखेंगे तो अटल में उपसर्ग लगेगा कौन सा? अ। कौन सा उपसर्ग है अटल में? अ उपसर्ग है और टल मूल शब्द है, ठीक है। अगला शब्द है भरपेट, कौन सा शब्द है? भरपेट। भरपेट में उपसर्ग कौन सा लगेगा? सीधा सा समझ में आ रहा है, इसका अलग अलग अपन करके भी देखें तो भर, ठीक है, और मूल शब्द है पेट, तो ये इसका उपसर्ग हो गया। अगला शब्द है सरताज, कौन सा शब्द है? सरताज। इसमें उपसर्ग है सर। सर काय का उपसर्ग है? हिंदी, संस्कृत या उर्दू? सर है, बताइए जल्दी से। सर है उर्दू का उपसर्ग, ठीक है। और मूल शब्द सरताज, ताज मूल शब्द है। लापरवाह। लापरवाह में उपसर्ग कौन सा होगा बताइए? लाप, ये उपसर्ग होगा, बिल्कुल गलत, ये उपसर्ग नहीं है, सही उपसर्ग है ला। कौन सा उपसर्ग है? ला उपसर्ग है और परवाह मूल शब्द है, ठीक है। परवाह मूल शब्द होगा। तो इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। ला यानी बिल्कुल बिना, रहित। परवाह यानी परवाह से, तो जो बेपरवाह उसे लापरवाह अपन कहेंगे। एक और उपसर्ग बना दिया मैंने बेपरवाह। देखो परलोक है ना, इस ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, परलोक यानी कोई दूसरा लोक। एक और शब्द है पराजय। परा यानी, परा कौन सा उपसर्ग है बताइए जल्दी। परा है संस्कृत का उपसर्ग, ठीक है। परा यानी पराजय का मतलब होगा हार, जय का मतलब जीतना। परा यानी, परा का मतलब क्या होगा बताइए? उल्टा या पीछे, लेकिन दोनों का अर्थ बदल गया पराजय मिल करके। अगला शब्द है अवगुण। अव का मतलब होता है बिना या रहित, और गुण यानी गुणवान। अव है हिंदी का उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है? अव। ये जो अव उपसर्ग दिया ये हिंदी का उपसर्ग है, गुण मूल शब्द है ना। अगला शब्द है परिभ्रमण। परिभ्रमण में आपको उदाहरण में समझा ही चुका हूँ, परि संस्कृत का उपसर्ग है। अगला है अपमान, इसमें उपसर्ग होगा अप, ठीक है। अप काय का उपसर्ग है? अप है संस्कृत का उपसर्ग। अगला है उपदेश, उप, ठीक है। तो उप काय का होगा? उप, उपदेश। उप जो है वो उपसर्ग है और उप भी संस्कृत का उपदेश है, संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है। अगला शब्द है दुबला। कौन सा शब्द है? दुबला। तो दुबला में उपसर्ग कौन सा है? दू। ये हिंदी का उपसर्ग है, ठीक है, ध्यान रखना। दू का मतलब होता है कम या बुरा, और बला यानी अलग बात है, ठीक है। अगला शब्द है संस्कार। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि बिंदु लगी भाई कौन सा उपसर्ग होगा। तो यहाँ पे संस्कृत का उपसर्ग है सम, ठीक है। सम उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? सम उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा और मूल शब्दों का कार। अगला शब्द है विदेश। कौन सा है? विदेश, ठीक है। तो विदेश में कौन सा उपसर्ग होगा? विदेश में होगा वी उपसर्ग। ये वी कौन सा उपसर्ग है? ये है संस्कृत का उपसर्ग वी, ठीक है। और देश है मूल शब्द। वी मतलब होता है रहित और देश मतलब देश होता है, लेकिन यहाँ पर अगर अपन शब्द देखेंगे तो इनका अर्थ ही बदल जाएगा। अगला है निडर, यानी डर रहित, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग होगा नी। नी कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत का, हिंदी का या उर्दू का? नी है हिंदी का उपसर्ग, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जो निर होता है वो संस्कृत का उपसर्ग होता है और जो नी होता है वो हिंदी का उपसर्ग होता है। अगला शब्द है निर्जन। मैंने यहाँ पे देखो उदाहरण ले लिया,
निर्जन। तो इसमें जो निर है ना वो संस्कृत का उपसर्ग है और मूल शब्द है जन, ठीक है। और अगला शब्द है खुश नसीब। खुश नसीब में जो उपसर्ग कौन सा है, खुश उपसर्ग है, ये उर्दू का उपसर्ग है और नसीब मूल शब्द है। तो ये थे बहुत महत्वपूर्ण उपसर्ग जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएंगे। ये अधिकांश उपसर्ग हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको पूरे उपसर्ग जानना हो, जैसे संस्कृत के 22, हिंदी के 13 और उर्दू के 19 उपसर्ग जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर दूंगा। और कोई शंका तो आप जरूर पूछ सकते हैं। इस प्रकार से हमने उपसर्ग के बारे में समझा। अगली क्लास में हम प्रत्यय के बारे में समझेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि और को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।